हाउ टू रीड हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में खासतौर पर अगर भारत के बाजारों में जितनी भी किताबें हैं जिन्हें आप एकेडमिक्स बुक्स कह सकते हैं, चाहे वो इरफान वही हो, रोमिला थापर हो, एएल बॉशम हो, या अगर ग्रोवर हो, झा श्रीमाली हो, किसी की बात मैं कर रहा हूं, अगर हाउ टू रीड हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ते कैसे हैं, तो इतिहास को पढ़ने के दो तरीके हैं। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। हम इतिहास को देखते कैसे हैं, अभी क्यों देखते हैं हम इस पर मैं बात करूंगा। हम इतिहास को देखते हैं, हाउ वी सी हिस्ट्री, हम इतिहास को किस चश्मे के साथ देख रहे हैं। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इतिहास को अलग तरीके से देखा, जो ब्रिटिशर्स की मान्यताओं वाले इंडियन हिस्टोरियन थे उन्होंने अलग तरीके से देखा, जो सनातन वैदिक लोगों को मानने वाले थे उन्होंने इतिहास को अलग नजरिए से देखा। हर किसी का अपना एक नजरिया अलग अलग था इतिहास को देखने का। तो जब इतने नजरिए होते हैं तो स्टूडेंट के सामने भ्रम पैदा हो जाता है कि मेरा नजरिया क्या होगा, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन लेकर आया हूं जिसके बारे में आप समझिएगा। एक तरीका होता है जब हम वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखते हैं, राइट, व्हेन वी सी प्रेजेंट इन द ग्लासेस ऑफ फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ पास्ट, व्हेन वी सी प्रेजेंट यानी आज हमारा कैसा। बड़ा ये ज्यादातर बुक्स तुम देखोगे इसी फॉर्म में लिखी गई। हम इतिहास में शुरू करते हैं, पढ़ते ना, इसमें जैसे लिखा होता है प्राचीन भारत, ये पहला चैप्टर है, उसके बाद मेडाइवल, उसके बाद मॉडर्न, यानी हम अतीत से अपनी बात शुरू करते हैं और वर्तमान में आज पहुंचते हैं। और किसी स्टूडेंट ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि हम वो गलतियां आज ना करें वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला होता है वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखना, पहला मेथड होता है व्हेन वी सी प्रेजेंट फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ पास्ट, हम उसको वहां से देखते हैं। और दूसरा तरीका है जब हम अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखते हैं। बड़ा ही मॉडर्न, बड़ा जबरदस्त व्यू है। जब हम अतीत को वर्तमान यानी आज हम खड़े हैं, वी सी पास्ट फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ प्रेजेंट, यानी हम आज वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी इसका एग्जांपल देने जा रहा हूं। और आज ही सुबह मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा, बहुत सही समय पर उसने मुझे भेजा, उजांकिन ने, और अगर इस क्लास में होंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि कितना जबरदस्त तरीके से हम ये बात समझते हैं कि जब हम अतीत को यानी पास्ट को, प्रेजेंट, यहां खड़े होकर आज हम कहां हैं, और जब हम अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखते हैं कि हमारे इस प्रेजेंट से हम अपने अतीत को, पास्ट को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, सीखना है नहीं सीखना है वो कुछ हम वहां तय करते हैं, राइट। तो ये दो चीजें हैं, पर सवाल है कि हमारे पास इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं। क्यों वो कहते हैं कि बाबर से हिंदुस्तान शुरू होता है, क्यों वो कहते हैं कि अंग्रेजों से हिंदुस्तान शुरू होता है, क्यों वो कहते हैं कि वैदिक संस्कृतियों में ही हिंदुस्तान, भारत के बारे में जानकारी दे दी गई थी तो वहां से उसका इतिहास शुरू होता है, क्यों वो जो 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश की संस्कृतियां साझा थी, वो अपने इतिहास में वो भारत को एक दुश्मन के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि आदिकाल से भारतीयों ने उनका शोषण किया, यहाँ की मेजॉरिटी जो धर्म है उसने उनका शोषण किया। क्यों हर देश का इतिहास एक अलग रूप कहता है, क्यों हर देश का इतिहास एक अलग बात कहता है, क्यों यहूदियों के लिए इतिहास अलग हो जाता है, ज्यूइश के लिए इतिहास अलग हो जाता है, नाजीज के लिए इतिहास अलग हो जाता है, क्यों ये इतिहास एक संघर्ष को जन्म देता है, क्यों एनसीईआरटी की किताबों में बार बार हर सरकार की विचारधारा के अनुसार चैप्टर बदले जाते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब तुम जरूर चाहते होगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए उस सवाल का जवाब मैं यहां आपके सामने लेकर आया हूं। वास्तव में जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो एक बड़ी खूबसूरत सी बात मैंने रियलाइज की है कि इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है। संस्कृतियां, आप जानते हैं, संस्कृतियां पहचान को जन्म देती हैं। संस्कृतियां यानी हमारे कल्चर, इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है। The history gives the knowledge about culture. History gives the knowledge about culture. इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है कि संस्कृतियां कैसी हैं। और एक बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं कि इतिहास संस्कृतियों के टकराव, उनके विलय और प्रभुत्व की जानकारी भी है। हिस्ट्री अकेला कुछ नहीं है। हिस्ट्री क्या कहता है कि कल्चर्स के टकराव, कोलिजन ऑफ कल्चर, विलय, मर्जिंग ऑफ कल्चर, कोलिजन ऑफ कल्चर्स, जहां पर हमने देखा कि अब कोई महमूद गजनवी आता है और भारत में उसका युद्ध होता है, कोई और आता है, वहां पर आपस में लड़ाई होती है, एक राजा से दूसरे राजा की लड़ाई होती है, संस्कृतियों का टकराव होता है, सिकंदर भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है, टकराव और युद्ध देखा जाता है, जान माल का नुकसान होता है। विलय, अगर वहां पर जो है वो मुगल संस्कृति आती है और भारत की संस्कृति साथ मिल जाती है और गंगा जमुना संस्कृति का निर्माण होता है, संस्कृतियां मिल जाती हैं। और प्रभुत्व यानी सुप्रीमेसी,
जबकि ब्रिटिश आते हैं और वो भारतीय संस्कृति को ही जड़ों से काट देते हैं और कहते हैं ना, वी आर सुपीरियर जो है वो सिविलाइजेशन है, हम सुपीरियर जो है वो कल्चर है, हम इस इंफीरियर यानी इंडियन कल्चर के ऊपर अपना कब्जा जमा कर रखेंगे। और आज तक हम उस मानसिकता से निकल नहीं पाए और हम आज भी जो है वो बहुत सीना ठोक कर कहते हैं वन हु इज वेस्टर्न दैट इज अ मॉडर्न। हर चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है। यहां तक कि गांधी और पटेल के झगड़े में गांधी ने यह तक कहा था कि दुर्गादास नाम के एक पत्रकार ने जब पूछा तो उन्होंने यह तक कहा था कि नेहरू इज द ओनली अंग्रेज, केवल एकलौता अंग्रेज है हमारे कैंप में, ठीक है, ओनली ब्रिटिशर्स इन अवर कैंप, यानी उन्होंने तक ये बात कही। तो वन हु इज वेस्टर्न दैट इज अ मॉडर्न। तो ये टकराव यानी कोलिजन, विलय यानी कि सब्लिमेशन, आपस में मिल जाना, प्रभुत्व यानी कि सुप्रीमेसी, इन तीनों की जानकारी देता है। और संस्कृतियां क्या होती हैं? संस्कृतियां पहचान होती हैं। मेरी संस्कृति अपनी पहचान है, तुम्हारी संस्कृति तुम्हारी पहचान है। और जब ये पहचानें टकराती हैं, पहचानें मिलती हैं, पहचानें आधिपत्य करती हैं, सुप्रीमेसी करती हैं, मालिक बनने की कोशिश करती हैं, तो ही सब कुछ ये इतिहास को देखने का नजरिया बदल जाता है। कैसे? ऐसे। these are like they behave like this। क्यों फिलिस्तीनी और यहूदी एक साथ नहीं रह सकते? दोनों इंसान है, चोला हटा दो, ठीक है, एक मुस्लिम एक हिंदू क्यों नहीं साथ रह सकते? क्या शरीर में कोई अंतर है? क्या ईश्वर ने बायोलॉजिकली बोला है कि इसकी 4 आंखें होंगी, इसकी 2.5 आंखें होंगी? नहीं भाई, सभी रूप में समान है। फिर फर्क क्या है? फर्क है कल्चरल सेटअप। कल्चरल सेटअप तैयार करता है तुम्हारा नजरिया क्या होगा। तुम अपने इतिहास में अपनी जड़ें ढूंढते हो। इतिहास उस मिट्टी की तरह होती है जिसमें एक विशाल पेड़ अपनी जड़ें ढूंढता है। जड़ें जितनी मजबूत होती चली जाती हैं, वृक्ष उतना ही ज्यादा खड़ा होता है, उतनी मजबूती के साथ खड़ा होता है। और संस्कृतियां जितनी मजबूत होती हैं, वो दूसरी संस्कृतियों का विलय, आधिपत्य या टकराव तय करती हैं। आज पूरा विश्व एक ऐतिहासिक मंच पर ही तो खड़ा है। अगर आज तालिबानी अफगानिस्तान में शरिया को लागू कर रहे हैं या किसी और नियमों को लागू कर रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक खंड ही तो है। वो है क्या? यहां संस्कृतियों का टकराहट ही तो है। क्यों क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक लड़ाई हमें देखने को मिल रही है? क्या रीजन है कि देश में, विश्व में हर हिस्सा दूसरे हिस्से से टकराता जा रहा है? जो 1947 से पहले भारत का हिस्सा था, आज वो भारत का परम शत्रु पाकिस्तान के रूप में क्यों हमें देखने को मिल रहा है? क्यों हम अलग अलग जगहों पर धर्मों के नाम पर, पहचानों के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, संस्कृत के नाम पर लड़ते हुए क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? उन सब के पीछे जो मूल कारण है वो यही है। तो जब हम इतिहास को संस्कृति के चश्मे से देखने शुरू करते, क्योंकि संस्कृत मेरी पहचान है, मेरी पहचान मेरे अस्तित्व का आधार है। मेरी बहुत खूबसूरत है ये बात है, मेरी पहचान ही मेरे जितने ज्यादा लोग मेरी संस्कृत के मानने वाले होंगे, मैं उतनी बड़ी मछली में कन्वर्ट हो जाऊंगा। बड़े ध्यान से इस फोटो को समझना, ये इतिहास के सारे परिदृश्यों के बारे में बात कर देगा। बहुत से विद्वान, बहुत से टीचर्स तुम्हें बहुत गहरी बात कह रहे होंगे, ये मैं अपने दिल से बात कह रहा हूं, वो जो मैंने शोध किया है। तो जितने मेरे ज्यादा लोग मेरे फॉलोअर्स होंगे, जितने मेरे जानने वाले होंगे, मेरा कुनबा उतना ही बड़ा होता जाएगा। मेरा कुनबा उतना ही बड़ा होता जाएगा। मेरी मान्यताओं की, मेरी संस्कृति में उतने लोग समाहित हो जाएंगे। मेरी संस्कृतियों में मेरी पूजा पद्धति को, मेरे जो वर्शिप मेथड है उसको फॉलो करेंगे। वो कोई कंडिल जलाएगा, कोई नमाज पढ़ेगा, कोई मंदिर जाएगा, तो मेरी संख्या बढ़ेगी। मेरे खान पान, मेरे पहनावे, मेरे दुआ सलाम, मेरे कपड़े पहनने के तरीके, मेरे पूजा पद्धतियां, मेरे त्योहार, रीति रिवाज, इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी तो मेरी पहचान की जड़ें मजबूत होती जाएंगी। और फिर मैं दूसरी पहचानों से कहूंगा या तो मेरी तरफ आओ या निपट जाओ। और मैं संघर्ष में आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि लोग ही राजनीति का जन्म देते हैं, फिर वो राजनीतिक सत्ताओं में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह पहचानें धीरे धीरे अपना विस्तार करती चली जाती हैं। और आज से नहीं, आदिकाल से, चाहे तुम रोमन साम्राज्य देख लो, चाहे वो किसी भी प्रकार का साम्राज्य देख लो, तुम्हें हमेशा यही चीज दिखाई पड़ेगी। मानते हो इस बात को? मानते हो? तो वास्तव में इसी वजह से इतिहास को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अब स्टूडेंट क्या होता है, उसको ये कोर बेस नहीं बताया जाता है और वो घबरा जाता है। और घबरा कर वो कहता है कि नहीं,
केवल फैक्ट्स हिस्ट्री, जैसे किसी ने बताया ना कि स्टडी ऑफ फैक्ट्स, पास्ट फैक्ट इज नोन एज हिस्ट्री। इस बच्चे ने गलत नहीं कहा, इस बच्चे ने वही कहा जो इसको मजबूर किया गया कहने के लिए। इतिहास तुम्हें सोचने की ताकत देता है, इतिहास तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो, इतिहास तुम्हारी जर्नी के बारे में बात करता है, इतिहास तुम्हें तुम्हारी गलतियों से जो अवगत कराता है, इतिहास कहता है कि खुद को मत दोहराना अगर वो गलतियां हुई हैं। इतिहास वर्तमान के समाधान सोचने की बात करता है, लेकिन वहां तक पहुंचने, सोचने, समझने के लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं और अब इस सेगमेंट के थर्ड हिस्से पे पहुंचते हैं, वाई टू रीड हिस्ट्री। यूपीएससी एस्पिरेंट को इतिहास पढ़ने की जरूरत क्या है? वाई टू रीड हिस्ट्री, हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए? हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए? आज सुबह सुबह की बात है, ये मेरे मोबाइल पर मेरे स्टूडेंट हैं उजांकियन, तो हमारे स्टूडेंट थोड़ा सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहते हैं, तो उनका एक व्हाट्सएप मैसेज आया सुबह 9:55 मेरे पास में दिखा हुआ है, सर इन सब के पास कोई मार्केट नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, मैंने अभी इनसे बात की है, हम चाहते हैं इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना शुरू करूं मैं। तो इन्होंने मुझे ये फोटोज़ भेजी हैं, राजस्थान की ये फोटोज़ हैं, और ये समुदाय सड़कों पे रहता है, वहाँ पर ये जो आयरन स्मिथ यानी लोहार का काम करते हैं, और इनके देख रहे हैं बच्चे भी इसमें काम में लगे हुए हैं, इनको कोई शिक्षा नहीं, कुछ भी नहीं है, हाइजीन नहीं है इनके पास, ये उसी जो है वो कोयले के जलने से इनकी जो है वो आप देखते हैं कितनी तकलीफ हो रही है। राइट, ये हमारे एक स्टूडेंट ने भेजा है, वो मैसेज मुझे कर सकते हैं, ये सर मैंने सुबह भेजा है, ठीक है, मैं जो है इनका मेरे मोबाइल में नाम है, तो इन्होंने ये भेजा है। अब इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत द्रवित हुए, आने वाले समय के एक बेहतरीन ऑफिसर ही हो सकते हैं, इनके अंदर जो है ईक्यू है, इमोशनल क्वेसेंट है, तो ये इस स्थिति को बदलने के लिए उद्धत है। मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा आगे चैट में, चूंकि चैट लंबी है, तो मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा, क्या आप इनका इतिहास जानते हैं? तो मुझे लगा आज की क्लास शुरू करने के लिए ये बेहतरीन मैथड हो सकता है, ठीक है, ये बेहतरीन तरीका है, राइट, ये बेहतरीन तरीका है। तो मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या आप इनका इतिहास जानते हैं? क्योंकि कैसा तो नहीं है कि सरकारों ने प्रयास नहीं किया होगा इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, आज की सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए। तो उन्होंने कहा सर ये राजस्थान की फोटो इन्होंने बताया कि वहां की एक लोहार जाति है, ठीक है, अब वहां पर जो है एक ऐसी जाति भी है, एक ऐसे समुदाय के लोग भी हैं जो घुमंतु हैं, ट्राइबल में हैं, जो लगातार नोमैडिक्स हैं, और उन्होंने कसम खाई है कि महाराणा प्रताप जब तक वो एक कसम इन्होंने दी कि जब तक वो अपनी सत्ता में लौट नहीं आएंगे तब तक ये जो है वो घर बार नहीं करेंगे। जैसे वो घास की रोटियां खाते थे और इधर उधर युद्ध के लिए बहुत लंबे समय तक भटकते रहे, तो इन्होंने उनके साथ मिलकर एक कसम खाई, और यही कारण है कि सरकार कई बार इनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश भी करती है, परंतु इनकी जो आस्था की जड़ें हैं, वो जो इनकी सांस्कृतिक गहराई है कि हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के संग एक वादा किया था और वादा खिलाफी हम नहीं कर सकते, तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इसी परंपरा का पालन करना पड़ेगा। मैंने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसी परंपरा का पालन करना पड़ेगा। परंपराएं अपनी जड़ों के साथ होती, परंपराएं हवा में नहीं टंगती, और परंपराएं की जड़ें बहुत ही कठिन, बहुत जटिल होती हैं, बड़ी गहरी होती हैं। समाज में वो सभी लोग जो कुरीति का पालन कर रहे हैं वो भी परंपराओं की दुहाई देते हैं, और आपको मैं दसियों एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं, और आप भी अपने जीवन में ऐसी बात जानते हैं। आप उनसे कहेंगे इसको सुधारिए और वो तुरंत परंपराओं की जड़ों पर आ जाएंगे। आप एक ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, और आपको इस चीज को जो है मिटाना है। आप चाहते हैं कि ये बच्चा स्कूल जाए, ये हाइजीनिक कंडीशन में रहे, इसको भी जो है स्वच्छ वातावरण मिले, लेकिन जब आप समझाने पहुंचेंगे तो आपके और आपके समझाए जाने योग्य व्यक्ति के बीच में एक इतिहास की दीवार खड़ी होगी। वो इतिहास की दीवार जिसको आप तो नहीं देख पा रहे, लेकिन परंपराओं की ईंटें उस व्यक्ति को जकड़े हुए हैं, उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो अपनी परंपराओं की जो बेड़ियां हैं उसको अपने गले का हार समझ के कहता है कि मैंने वादा किया था मेरे पूर्वजों ने, इसीलिए हम उसको अभी तक कैरी करेंगे। और सरकार के बहुत प्रयासों के बाद आपसे भी बेहतरीन ऑफिसर्स होंगे यहां पर जो ये चाहते होंगे कि इन बच्चों को शिक्षा मिले, लेकिन वहां पर वो असफल हो रहे हैं। इसीलिए इतिहास बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट हो जाता है जो आपको यह बताता है कि आप जिसके जीवन में सुधार करने जा रहे हैं उसके पैरों में बेड़ियां उसके इतिहास के किसी पन्ने के साथ जुड़ी हुई है। एक बार आप इतिहास के उन कालखंडों को समझ लो, एक बार हिस्ट्री के उन पर्सपेक्टिव्स को समझ लो, एक बार ये जान लो कि वो किन परंपराओं की बेड़ियों को जिसको अपने हार समझ के अपने गले में लेके घूम रहा है वो वास्तव में वो कहां है, तो उनको काट पाने का प्रयास करोगे। ये उस बीमारी की तरह है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोई हुई है, तुम्हें वो जानना समझना पड़ेगा, तभी इस बीमारी का सही इलाज लेकर आ पाओगे। बहुत सी बीमारियां हमारे देश में हैं। मैं जब अतहर आमिर साहब से बात कर रहा था, वो जब तो राजस्थान में, अब तो कर कश्मीर में आ गए हैं,
तो उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। कोई मेरे दोस्त यहां पर होगा राजस्थान से, बाल विवाह की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी। मुझे बताओ, जब आप इनके मां बाप को समझाने पहुंचते होगे, आज हमने कानूनी अपराध बना दिया इसको कि बाल विवाह नहीं कर सकते। मुझे आप बताइए, बाल विवाह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आप मुझे बताइए। आज आप 21वीं सदी में हैं, और जब आप गए होंगे समझाने के लिए, आपको क्या दुहाई दी गई होगी? उस दुहाई के बारे में मुझे बता दीजिए, आपको इतिहास मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाएगा। ऑफिसर के रूप में आप इस तरफ खड़े हैं, आपका नजरिया है कि यह कुरीति है, इन दोनों बच्चों को सही समय पर पढ़ने का मौका दिया जाए। इस बच्ची का शरीर अभी जो है वो गर्भ धारण करने योग्य नहीं है, यह कुरीति है, एक मानव के अधिकारों का हनन है, यह ह्यूमन राइट्स वायलेशन है अगर हम सार्वभौमिक रूप से देखें। लेकिन जिस तरफ ये दूसरे लोग हैं, इनके पास परंपराओं की एक बड़ी लंबी जो है वो जंजीर है, जिसकी जो जड़ें हैं, सांकल जिसे बोलते हैं, जो दीवार में खुदी हुई है, वो इतिहास के पन्नों में छुपी हुई है। जब आप मिडाइवल इंडिया का अध्ययन करेंगे, तब आपको इस कुरीति के बारे में और बेहतरीन तरीके समझ में आएगा कि यह समाज की वो क्रिया और प्रतिक्रिया से निकला। यह समाज उस समय क्या तय करता था, इसको हम इस समय लेकर चले आ रहे हैं। तो जन्म इतिहास में हुआ, जन्म देने वाला संस्कृत था, पालन परंपराएं करा रही हैं। जन्म इतिहास में हुआ, बर्थ वॉज इन द हिस्ट्री, जन्म देने वाली कोख संस्कृति थी। जो कल्चर वहां का था, कल्चर अच्छा या बुरा नहीं होता, कल्चर सिर्फ कल्चर होता है। वो उस कल्चर ने जो है इसको जन्म दिया, और परंपराओं ने इसे पाला पोसा। आज भी अगर ये है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी परंपराएं हैं। आज अगर आप जाते हैं और आप ऑनर किलिंग के बारे में, कितनी खबरें डेली, हत्या कर दी गई, बाप ने ही बेटी का गला काट दिया, ऑनर किलिंग, ठीक है, सम्मान के लिए की जाने वाली हत्या। क्या किसी भी व्यक्ति को प्रेम करने या न करने के लिए आप उसको मार सकते हैं? जिस देश में राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है तो हटा दिया जाना चाहिए। जिस देश में राधा और कृष्ण की पूजा प्रेम के लिए किया जाता है, प्रेम के कितने गीत लिखे गए हैं। रास लीला जो शब्द, जहां पर कृष्ण का जो नृत्य है उसको संसार में सबसे विहंगम माना जाता है, वृंदावन में जगह जगह जो है वो लोकगीत के रूप में है। उस देश में ऑनर किलिंग, और जो करता है उससे पूछ के देखो, जो इस तरह की मान्यताओं को मानता है, जो मुझे सुन रहे होंगे वो भी मानते होंगे, मैं कोई छुपी बातें नहीं है, जो है वो सत्य है, तो आप देखेंगे वो उसके पास लॉजिक तो नहीं होता, लेकिन परंपराओं की जड़ें बहुत गहरी होती हैं उनकी। और वो परंपराओं को सही या गलत की मान्यताओं पे नहीं कसते। वो कहते हैं बाप दादाओं के जमाने से होता चला आया, भाई होता रहेगा, तुम चाहे रहो या ना रहो। कन्या भ्रूण हत्या ऐसा भयानक शर्म है कि आज हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, आज इतने पदक लेकर आ रहे हैं, भारत का पहला पदक वो बच्चियां दिला रही हैं, ठीक है। और आज हमें बहुत बड़ी मात्रा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहला हम कहते हैं बेटी बचाओ, अरे किससे बचाओ? क्या जंगल के जानवर निकलकर सड़कों पर आ गए? ना, अरे वो कोख, वो माता पिता जो उसको जन्म दे रहे हैं वही उसके हत्यारे हैं। वो परिवार जो जन्म देने की प्रक्रिया में है वही हत्यारा है। अरे कोई शेर नहीं आया, कोई चीता नहीं आया, कोई भेड़िया नहीं आया, कोई डायनासोर नहीं आया। इस बच्ची को बचाना किससे है? ना किसी अमेरिका ने आक्रमण किया, ना पाकिस्तान ने आक्रमण किया। इस बच्ची को खतरा किससे? इस बच्ची को खतरा इसके जन्मदाताओं से है। और उन जन्मदाताओं को खतरा किससे है? उन परंपराओं से है जो संस्कृति की कोख में जन्म लेते हुए इतिहास के साथ अपनी जड़ों को सींच रही हैं। मानते हैं कम्युनलिज्म? अरे तुम हिंदू, वो मुसलमान, कब तक? अगर मानव के रूप में दो लोगों को पहचान नहीं पाओगे, ये ठप्पा किसने लगाया? तो सवाल है कि हम उसके आधार पर एक दूसरे की जान लेने का हक किसने है? बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हें प्राण देने का हक नहीं है तो प्राण, तुम्हारे पास शक्ति नहीं तो लेने का हक तुम्हें किसने दे दिया? लेकिन हम उन्मादी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे की हत्याएं कर देते हैं। तो बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जिनकी जड़ें इतिहास में छुपी हुई हैं। तो मैंने बताया ना कि इतिहास के पन्नों में, संस्कृत के गर्भ में, परंपराओं की जंजीरों में ये बंधे हुए हैं। और जब तक इन्हें नहीं समझोगे, इन्हें तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये ढूंढ नहीं पाओगे। तोड़ क्यों नहीं पाओगे? शक्ति तुम्हारे पास बहुत है, तुम्हें संविधान ने अपार शक्ति दी है, लेकिन तुम ढूंढोगे नहीं, तुम ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि वो जंजीरें यहां हैं, वो जंजीरें यहां हैं। ये अभी दुनिया में नहीं आई है। हो सकता है कि ये गोल्ड मेडल लेकर आए,
बहुत से ऐसे चंपकलाल घूम रहे हैं जो गोल्ड मेडल नहीं ला पा रहे हैं। ये हो सकता है गोल्ड मेडल अभी पैरा ओलंपिक्स में बच्ची लेकर आई, ठीक है, तो ये कैसे लेकर आ रही? कुश्ती में हरियाणा की बच्चियां टॉप में चलती चली जा रही, स्पोर्ट्स में हरियाणा टॉप पे चलता चला जा रहा है। तुमने इसके जन्म लेने से पहले डिसाइड कर लिया कि ये बोझ है? तुमने डिसाइड नहीं किया, तुम्हारी परंपराओं ने डिसाइड किया, जो जड़ें बहुत गहरी पीछे से चली आ रही हैं, और तुमने कभी प्रश्न नहीं पूछा रुक के, और बस उसको कैरी कर एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती चली जा रही कि बेटा ऐसा ही होता है। क्लियर है? तो मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? मैं तुम्हें एक चीज समझाने जा रहा हूं, इतिहास वर्तमान की समस्याओं को समझने में मदद करता है। हिस्ट्री इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट। प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट। अभी दीपांशु ने पूछा है कि सर हम इन परंपराओं को स्टॉप कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी स्टॉप द परंपराज? जंजीरें रोकी नहीं जाती हैं, जंजीरें तोड़ी जाती हैं, ठीक है। और जंजीरों को तोड़ना, अंधेरे में तुम हाथ पांव मार रहे हो, तुम्हारे हाथ में जंजीरें नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि जंजीरें हैं कहां, तो तोड़ोगे कैसे? एक गुप्त कमरे में, अंधेरे कमरे में तुम्हें छोड़ दूं, बोलो इसमें एक जंजीर है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ते ही कमरे में उजाला हो जाएगा, तुम हाथ पांव पागलों की तरह मारते रहोगे, जंजीरें कहां हैं? मेरे हिस्ट्री पढ़ाने का नजरिया तुम्हें उन जंजीरों से अवगत कराना है, जंजीरें कहां हैं, जंजीरें कहां हैं। एक बार जंजीरों को पहचान ले जाओगे तो तोड़ना आसान होगा। आईएएस बनने के बाद तुम्हें वो ताकत मिलती है, वो तुम्हें पावर मिलती है कि तुम इन जंजीरों को, एक आम आदमी हो सकता है नहीं तोड़ सकता, बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन एज अ डीएम तुम पावर हो, लेकिन तुम तो पहचानो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई जंजीर तुम्हारे मन में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दहेज प्रथा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लड़की क्यों मार दी जा रही, इसका कारण, इसका बहुत बड़ा कारण है दहेज। पूछना मां बाप से कि जब शादी होगी तो माँ बाप को झुकना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं पगड़ी नीचे रखनी पड़ेगी, कोई कहेगा भाई जिंदगी में लड़के वालों के सामने झुक के रहना पड़ेगा, कोई बड़ा दहेज देना पड़ेगा। और दहेज मांगने वाला कौन है? जरा कभी बात करके देना। जब लड़के तैयारी करते यूपीएससी, बोले भाई एक बार यूपीएससी क्रैक हो जाए 5-6 करोड़ रुपए तो ऐसे निपटा देंगे, बढ़िया कोई मंत्री की लड़की भैया मिल जाए बस हो गया, 4-6 होटल लिखवा लेंगे अपने नाम। ऐसे बातें होती। बोलना, झूठ बोल रहा हूं? जंजीर वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है ना, उसके दिमाग के अंदर भी है, उसके अंदर भी है। तो दहेज ऐसा नहीं कि वो पहला व्यक्ति है जो पैदा हुआ और अचानक से उसके मन में दहेज का राक्षस जन्म ले गया, दहेज का विचार आया। नहीं, ये जिस समाज से आया है उसकी परंपराओं में ये शामिल रहा है, जिस समाज में से आया है उसकी परंपराओं में ये शामिल रहा है कि लड़का है तो दहेज लेने का जन्म सिद्ध अधिकार है। और तिलक की बात दोहराता है कि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। मानते हो? और जिसको समाज में परिवर्तन करने का हक मिला था वो सबसे बड़ा दहेज लेता है। जाकर पूछना क्लास 1 रैंक अधिकारी का रेट क्या चल रहा है दहेज में। जब ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाज के अंदर से निकल कर आई हैं, ये मैं सुनता हूं स्टूडेंट की बातें। और जाके तुम पूछ लेना तुम्हारे घर में, तुम्हारी बहन, तुम्हारी कोई दीदी या किसी रिश्तेदार की बहन, किसी भी, आप देखो जब शादी के लिए गए होंगे और क्लास 1 ऑफिसर होगा तो रेट क्या चल रहा होगा। जरूरी नहीं कि ऐसा सबके लिए हो, कोई सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन ऐसा होता है हमारे समाज में। बदलाव करने वाले लोग भी हैं, ऐसे यूथ भी हैं जो इस बदलाव की परंपरा और झंडा को लेकर आगे बढ़े। लेकिन ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये आपके समाज से ही निकल कर आई हैं। मानते हैं तो मुझे बताइएगा कि हां सर ऐसा ही है। तो ये एक ब्रीफ सेगमेंट रहा, राइट, एक ब्रीफ सेगमेंट रहा। अब मैं इसके आगे चलता हूं कि मेरे लिए हिस्ट्री का प्रवाह क्या होगा, मेरा लेक्चर प्लान कैसे होगा। तो अगर तुम्हें एक थोड़ा सा अंदाजा दूं तो जैसे झरना बहता है उसी तरह मेरे चैप्टर्स फ्लो करते रहेंगे, ठीक है, मेरे चैप्टर्स फ्लो करते रहेंगे हिस्ट्री में, और मैं इसी प्रवाह के साथ आपके साथ आगे बढ़ूंगा। मैंने हिस्ट्री को कुल 32 टॉपिक्स में तोड़ दिया है और फ्लो के साथ तोड़ा है। लेकिन इन टॉपिक्स की एक बड़ी खास बात है, इसमें मैं कहीं फैक्ट नहीं पढ़ूंगा, आप मेरे नोट्स में कहीं फैक्ट नहीं पाएंगे। फैक्ट के लिए मैंने अलग कर दिया है, मैं फैक्ट के साथ अपना प्रवाह रोकना नहीं चाहता। जिस तरह आज आपको हिस्ट्री को पढ़ने, देखने और सुनने का एक नजरिया मिला होगा, आप सोच रहे होंगे ढेर सारा फैक्ट मुझे दे देंगे, तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, उसको आप आराम से पढ़िए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं
उस सेगमेंट के बारे में जो इतिहास के माध्यम से मुझे कुछ सिखा सके, वो उन बेड़ियों को पहचानने में मेरी मदद कर सके, वो बता सके कि इतिहास कई जगहों पर है, वो मुझे बता सके कि इतिहास को देखने का तरीका क्या होगा। तो मैं जो है वो इतिहास को एक प्रवाह के रूप में लेके चलूंगा। तो मैं कुछ कुछ अंदाजा हो गया होगा कि मैंने चैप्टर्स को किस रूप में बनाया है। ये झरने की तरह बहेगा, हर हिस्सा एक दूसरे हिस्से के साथ जुड़ता जाएगा और कहानियों के रूप में हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ेंगे, राइट। तो जो मेरा लेक्चर प्लान है वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे पहला चैप्टर मेरा है आस्किंग द क्वेश्चन, प्रश्न पूछने से अपनी शुरुआत करेंगे। और हम पहला ही क्वेश्चन जो हमारा अतीत अवर पास्ट करके जो बुक है वो कहता है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कहां, कैसे और कब। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है, कहता है कि जिज्ञासा ज्ञान की पहली शर्त है। क्या कहता है हिस्ट्री की किताब, क्या कहती है? अपने प्रीफेस में सबसे पहले बोलती है जिज्ञासा ज्ञान की पहली शर्त है। जो क्यूरियोसिटी है दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग नॉलेज। तो मुझे सबसे पहले पूछना पड़ेगा इतिहास क्या है, मुझे साक्ष्य कहां दिख रहे हैं, क्योंकि मैं तो आज खड़ा हूं और पीछे की पदयात्रा देखना चाहता हूं। मुझे उन टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा, कैसे हैं ये और कहां हैं, कब हैं। तो मुझे फाइंडिंग द एविडेंसेस यानी मुझे साक्ष्यों को जोड़ना पड़ेगा। और कैसे हम खाते थे, कहां मुझे वो मिट्टी के टुकड़े मिले, कहां मुझे हल मिला, कहां मुझे ग्रेनरी मिली, कहां मुझे जो है मूर्तियां मिली, कहां मुझे किसी वास्तु के बारे में पता चला। मैं इन सब को जोड़ूंगा और जोड़कर अपने अतीत की कड़ियां बनाऊंगा। तो इतिहास का पहला जो चैप्टर है, पहला जो मेरा टॉपिक है वो एक प्रश्न पूछने से लेकर है कि हम जो अपने इतिहास की यात्रा कहने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो बेसिकली किस रूप में हमने साक्ष्यों को इकट्ठा किया, राइट। दूसरा मेरा टॉपिक है ऑन द ट्रेल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। मैंने इसके नीचे एक बड़ी खूबसूरत सी गाने की लाइन है, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसाते चलें, कदम के निशान बनाते चलें। ये कहता ऑन द ट्रेल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, यानी कि शुरुआती दौर के लोग कैसे रहा करते थे, उनके क्या कदम थे जिन्होंने इतिहास पर अपने पद चिन्ह रखे। ये मेरा दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स, यानी कि पहले हम एक शिकारी के रूप में संग्रहण किया करते थे और उसके बाद हम धीरे धीरे एक समाज की स्थापना में हम एक ग्रोइंग फूड्स यानी हम अपने लिए एक कृषि करने की तरफ चढ़े, यानी कृषक समाज की तरफ बढ़े। तो जर्नी का मतलब हुआ स्टेप बाय स्टेप हम कैसे ग्रो करने लगे, एक बिखरे हुए घुमंतु लोगों, शिकारी लोगों से एक समाज के रूप में अगर आज हम यहां तक हैं तो हमारी यात्रा किस रूप में रही इतिहास की, राइट। इसी तरह इन द अर्लीस्ट सिटीज, प्रारंभिक शहर। तो जो न्यू वाली एनसीईआरटी आपको कौन सी पढ़नी है? आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। मैंने इस पूरी एनसीईआरटी को लगभग 32 चैप्टर्स में 32 टॉपिक्स में तोड़ दिया, क्योंकि कई चीजें आपस में रिपीट करती हैं। तो मैं उन्हें लिंकअप करके एक जगह लेकर आया हूं और मेरे लिए 32 आयाम है। ये जो नई एनसीईआरटीज है ये बिल्कुल अलग तरह की है। पुरानी एनसीईआरटी पास्ट में खड़े होकर प्रेजेंट को देखने का नजरिया थी। नई एनसीईआरटी प्रेजेंट के तथ्यों को लेती है और वो पास्ट को देखती है। आज हमारे सामने समस्याएं क्या हैं? आज हमारे शहरों में समस्याएं हैं। आज हमारे शहरों में बाढ़ का पानी चला जाता है, आज शहर डूब रहे हैं, आज शहरों में भीड़ भाड़ है, आज हमारे पास पार्किंग फैसिलिटीज नहीं है, आज शहर हमारे कूड़े के ढेर बनते चले जा रहे हैं। आज हमारे जो सिटीज हैं और टाउन्स हैं वो लिंकअप नहीं है प्रॉपरली। टाउन्स और सिटीज के बीच में हमें आज एक गैप दिखाई पड़ा है। हमें अमृत मिशन लॉन्च करना पड़ा, इससे पहले पूरा मिशन हमें लॉन्च करना पड़ा था, रूरल अर्बन मिशन लॉन्च करना पड़ा था। और आज भी हमारे समाज में जो आर्टिसंस हैं, जो हथकरघा उद्योग के लोग हैं, वो परेशान हैं। तो क्या अतीत हमें बताता है कि हमारी चीजें कैसी थी? क्या अतीत हमें यहां पर कोई साक्ष्य देता हुआ प्रतीत होता है कि हमें चीजें कैसी करनी होंगी? तो अगर हम इन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे तो मैंने ये पूरे चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है, राइट। आइडियाज, राजा कैसे आए, महाराजा कैसे हुए, महाजनपद कैसे रहा, कैसे साम्राज्यों का विस्तार हुआ, भारत रिपब्लिक क्यों कहलाया, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन का मैंने इसमें एक प्रवाह तैयार किया है। और लगभग ये पूरी एनसीईआरटी जो है वो आपके साथ यहां प्रिपेयर होती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की डिस्कशन में आपको एक गहरी डिस्कशन थी, एक भाव था। वो भाव था कि इतिहास को देखने का नजरिया हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि सबका अपना अपना इतिहास है। कई बार कहते हैं ना कि तुम्हारा इतिहास मेरा इतिहास, तो मैं किस नजरिए से देखता हूं। तो कहीं पर आकर हमें एक बिंदु लेना पड़ेगा, कहीं पर आकर हमें एक शांत भाव से रुकना पड़ेगा कि हमारा इतिहास, और हम उसी यात्रा को सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे। और जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, यानी कि वर्तमान
में खड़े होकर मैं अतीत को देखने की कोशिश कर रहा हूं। वर्तमान की समस्याएं मेरे आसपास हैं। एक ऑफिसर वर्तमान की समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसी विदेशी ताकत का भारत में प्रवेश हो, चाहे वो आतंकवाद को बढ़ावा, सांप्रदायिकता, चाइल्ड मैरिज। ये समस्याएं आज एक ऑफिसर को घेरे हुए हैं। वो इनका समाधान पाने के लिए ललायित है, वो इनके समाधान को पाना चाहता है। मैं जिन लोगों को एड्रेस कर रहा हूं वो देश के सबसे होनहार ऑफिसर्स होने जा रहे हैं। वो कोई ऐसे लोभी या ऐसे अंधेरे में रहने वाले लोग नहीं है। पर सवाल यही है कि अगर मैं अपने अतीत को एक बार देख लेता हूं, एक बार समझ लेता हूं, तो मुझे वो कंपैरिजन करने में आसानी होगी। मुझे कई बार अपना काम करने के लिए प्रेरणाओं की आवश्यकता पड़ती है। मेरे सामने जब कोई मुश्किलें आती हैं तो मैं थकता हूं, हारता हूं, सोचता हूं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा अतीत मुझसे कहता है कि वो देखो, एक अधनंगा फकीर सा व्यक्ति आया था, हाथ में लाठी लेकर उसने एक आंदोलन खड़ा कर दिया। वो देखो, एक व्यक्ति ऐसा आया था जिसके एक आह्वान पर महिलाएं, बच्चे सब कोई कूद पड़े आंदोलन में। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ज्ञान प्राप्त किया, जो है वो एक वृक्ष के नीचे, और इसने पूरे संसार को प्रकाशमान करके रख दिया। तो जब मैं अपने अतीत को देखता हूं तो मुझे लड़ने की शक्ति मिलती है। इतिहास सिर्फ एक यात्रा नहीं है, इतिहास एक दस्तावेज है उम्मीदों का। इतिहास एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट है होप्स का। यह बताता है कि मानवता हमेशा प्रगतिशील रही है। यह बताता है कि मुश्किल से मुश्किल समय में मानवता ने, ह्यूमैनिटी ने अपना रास्ता खोजा है। इतिहास हमें वर्तमान की चुनौतियों से लड़ने का रास्ता, हिम्मत और उम्मीद प्रदान करती है। अगर इतिहास को इस नजरिए से पढ़ने शुरू करेंगे, इतिहास मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें। वो एक अलग ही रुझान दिखाई पड़ेगा। फैक्ट्स को बाहर निकालो और इसके रस को निचोड़ लो, इसके प्रवाह को समझो, बह जाओ इसके साथ। यहां पर समझने से कहीं ज्यादा उसको भावातीत करने, उसको अपने अंदर आत्मसात करने, उसके साथ बहने की जरूरत है। इतिहास की नदी एक बहुत बहाव वाली नदी होती है, उसके साथ बहना पड़ता है। उसमें रुक कर, नदी में रुक कर संघर्ष नहीं करना होता, डूब जाओगे। तुम्हें उसके साथ बहना होगा। तो इतिहास की मेरी इस यात्रा में तुम्हें चैप्टर बाय चैप्टर मेरे साथ फ्लो करना होगा, टॉपिक बाय टॉपिक फ्लो करना होगा, और इतिहास फिर तुम्हारा नजरिया यहां पर चीजों को सोचने समझने का बदल जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस सब्जेक्ट को तुम अपनी लाइफ में एक अलग नजरिए से लेकर आ पाओगे। थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात आप तक पहुंची हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए प्यार से।